हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रसायन विज्ञान क्लास 12 की यूनिट सेकेंड, जिसका लेक्चर नंबर आज हम लोग 10 स्टडी करेंगे। तो हमारा लेक्चर नंबर 10 में हमें देखना क्या है। लेक्चर 10 में हमें राउल्ट का नियम पढ़ना है। द्रव विलयनों के लिए राउल्ट्स का नियम, राउल्ट्स लॉ ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपको इसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, अति आवश्यक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस नियम को भी कई बार पूछा जा चुका है। सो आपके लिए ये क्या इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाइए और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फुल ऑपरेशन राउल्ट्स नियम का। तो राउल्ट्स का जो नियम है उस नियम का पूर्ण रूप से विस्तार से जो चीज़ें उस नियम के तहत हैं उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए आप रेडी हो जाइए और इसका एक सुंदर सा नोट्स भी बनाइए, जिससे आपको भविष्य में ये जो नोट्स है ये आपको हमेशा काम करेगा। क्योंकि ये जब भी आप इस नियम को कभी भूल जाते हैं तो आप दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे और आपको ये नियम याद आ जाएगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस नियम में होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैंने राइट किया है द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम, जिसमें राउल्ट्स लॉ ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं राउल्ट्स लॉ ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है इसके बारे में देखिए। किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मीन्स आपको यहाँ पे समझना ये है कि किसी निश्चित ताप पर, मीन्स एक कोई निश्चित ताप है जिस पर कोई द्रव विलयन है। मीन्स उसमें क्या है, विलयन जो है वो क्या है, द्रव मीन्स दो द्रवों का विलयन है। में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब, में उपस्थित किसी घटक का, मीन्स उसमें दो घटक हैं, द्रव दोनों घटक क्या है, द्रव हैं। मीन्स उसमें उपस्थित किसी घटक का आंशिक दाब जो होता है वो क्या होता है, उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि कोई द्रव दो विलयन है जिसमें से किसी एक घटक का जो वाष्प दाब है वो क्या होता है, उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो आपको यहाँ पे समझना ये है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक कंटेनर ले लिया, एक पात्र ले लिया, ठीक है, ये एक पात्र है और इस पात्र के अंदर मैंने क्या भर दिया, द्रव विलयन भर दिया। मीन्स द्रव दो लिक्विड हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। जिस लिक्विड का नाम मैंने मान लिया A+B, मीन्स एक का नाम A मान लिया, एक का नाम B मान लिया। तो एक द्रव ये हो गया, एक द्रव ये हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कंटेनर के अंदर जो द्रव भरे हुए हैं वो दो प्रकार के द्रव भरे हुए हैं, ठीक है। अब ये द्रव जो विलयन है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये दोनों जो द्रव हैं दोनों मिल के क्या बनाएंगे, एक विलयन बनाएंगे। और विलयन में देखिए क्या क्या, A+B, मतलब एक द्रव जो है वो A है और एक द्रव क्या है, B है। एक द्रव A है और एक द्रव क्या है, हमारा B है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि द्रव A को, अब देखिए यहाँ पे आप बात को समझिएगा, आंशिक वाष्प दाब। आंशिक वाष्प दाब का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई कंटेनर, अगर मान लीजिए ऐसे मैं एक कंटेनर लेता हूँ और इस कंटेनर में कोई अकेला द्रव भर दें, अकेला द्रव केवल भरा हुआ है, तो इस द्रव का जो वाष्प दाब होगा वो केवल वाष्प दाब, मीन्स इसका हम केवल क्या बोलेंगे, वाष्प दाब बोल सकते हैं, वाष्प दाब, ठीक है। लेकिन अब इसी के अंदर एक और द्रव आ गया, मीन्स एक द्रव और आ गया। अगर एक द्रव और आ गया तो इसके वाष्प दाब में कुछ कमी आएगी, आंशिक हो जाएगा। आंशिक मतलब कम हो जाएगा। तो आंशिक वाष्प दाब, इसका मतलब हुआ कि जब दो द्रव का विलयन होगा तो उसमें वाष्प दाब जो होगा वो क्या होगा, आंशिक होगा। तो इसको मैंने आपको समझने के लिए बनाया था, बाकी आपको देखना है इसके अंतर्गत। तो ये देखिए द्रव विलयन है कौन कौन से, A+B हैं। तो एक द्रव ये है, एक द्रव ये है, जिसमें इसको हमने A माना, इसको B माना एक को।
अब यहाँ देखिए आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब, देखिए यहाँ पे मैंने PA को आंशिक वाष्प दाब मान लिया। यहाँ पे देखिए दूसरा वाला PB आंशिक दाब मान लिया। एक का आंशिक दाब PA हो गया, एक का आंशिक दाब PB हो गया। अब देखिए आंशिक वाष्प दाब जो होता है वो क्या होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो आपको मोल प्रभाज मैंने इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया है, मोल प्रभाज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से, आप उस लेक्चर में जाके देख लीजिएगा। XA मतलब इसका जो मोल प्रभाज है इसको मैंने क्या मान लिया, XA, A वाले विलयन का मोल प्रभाज XA और B वाले विलयन का मोल प्रभाज क्या मान लिया, XB मान लिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा विलयन है, ठीक है, उस विलयन में जो आंशिक वाष्प दाब है वो मोल प्रभाज के समानुपाती है। तो देखिए ये आंशिक दाब हो गया PA, पहले विलयन का आंशिक दाब क्या हो गया PA, आंशिक दाब PA हो गया। प्रपोजनल, देखिए यहाँ पे प्रपोजनल हमने क्या लगा दिया, XA मीन्स मोल प्रभाज। तो पहला जो हमारा आंशिक दाब है PA आंशिक वाष्प दाब के समानुपाती है क्या, मोल प्रभाज। तो ये मोल प्रभाज हमारा क्या है, XA, A विलयन के लिए XA मोल प्रभाज है, B विलयन के लिए BX मोल प्रभाज है। तो यहाँ पे आंशिक दाब क्या है, PB है, तो PB प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बात ये समझ में आई होगी कि हमारा जो ये आंशिक वाष्प दाब है ये उस घटक के जो मोल प्रभाज होते हैं इस मोल प्रभाज के समानुपाती होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आंशिक घटक जो हमारे आंशिक वाष्प दाब हैं जो घटक के वो क्या है, आंशिक वाष्प दाब PA PB है और इनका जो मोल प्रभाज है वो XA और XB है। लेकिन इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आंशिक वाष्प दाब किसके समानुपाती है, मोल प्रभाज के। तो आंशिक वाष्प दाब PA प्रोपोर्शनल क्या लिख दिए, XA मीन्स आंशिक वाष्प दाब समानुपाती है मोल प्रभाज के। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले विलयन PB का, अब देखिए PB ये क्या है, आंशिक वाष्प दाब है B विलयन का। तो ये आंशिक वाष्प दाब प्रोपोर्शनल क्या हो गया, मोल प्रभाज दूसरे वाले विलयन का B वाले का। तो ये आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। इसको मैं इस तरीके से भी यहाँ पे राइट कर दिया है, माना घटक A का आंशिक दाब PA, जो कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, माना घटक A, घटक ये है और इस घटक का आंशिक वाष्प दाब ये है। तो इस घटक का आंशिक वाष्प दाब हमने क्या मान लिया, PA मान लिया। इसके बाद माना घटक B का आंशिक दाब PB, ये देखिए इसका आंशिक दाब क्या हो गया, PB। अब मैंने क्या बताया आपको कि इसका जो आंशिक वाष्प दाब होता है मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने माना A का मोल प्रभाज बराबर, अब मोल प्रभाज का ये फार्मूला मैं पीछे आपको पढ़ा चुका हूँ, इसको आप जाके वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। फिर देखिए XA को निकालना है तो क्या हो जाएगा, किसी भी विलयन का अगर मोल प्रभाज निकालना हो तो क्या करना पड़ता है, उसमें किसी एक का क्या निकालना पड़ता है, मतलब उसमें मिलने वाले विलेय या विलायक का मोल प्रभाज निकालना है। तो विलेय का निकालना, तो मान लीजिए विलेय की संख्या नीचे विलेय और विलायक दोनों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, XA। अब देखिए यहाँ पे मोल प्रभाज निकालना तो हमने क्या लिख दिया, NA/NA + NB। मतलब इस पदार्थ में एक घटक को पहले लिख लेते हैं ऊपर, फिर नीचे दोनों घटक को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाता है, मोल प्रभाज निकल जाता है। इसी प्रकार देखिए मैंने माना B का मोल प्रभाज बराबर XB, तो बराबर क्या हो जाएगा, NA/NA + NB। तो आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे घटक A का आंशिक दाब PA है, घटक B का आंशिक दाब PB है और घटक A का मोल प्रभाज XA बराबर NA/NA + NB है और घटक B का मोल प्रभाज XB बराबर NA/NA + NB है। तो आपको इस तरीके से ये जो मैंने समझाने की कोशिश की है बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसमें आगे देखते हैं। गर्मी बहुत तेज़ है इसलिए लेक्चर्स थोड़ा शार्ट ही रखेंगे और अच्छे तरीके से आप इसको समझिए और टॉपिक्स को नोट करते रहिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद दोबारा से उसको आप रिवाइज कीजिए और नोट कर लीजिए। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि राउल्ट का जो नियम है जो हम लोगों ने अभी स्टडी किया,
ठीक है, उस नियम को किस प्रकार से ग्राफीय रूप से किस प्रकार से सिद्ध करते हैं। तो ग्राफीय रूप से भी आप देख लीजिए, राउल्ट का जो नियम है कंप्लीट यहाँ पे हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो देखिए, अतः राउल्ट के नियम से, मैंने अभी इसके पीछे जो मैंने राइट कराया है उसके बाद ये लिखना आपको। तो अतः राउल्ट के नियम से क्या होने वाला, आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ पे जो हमारा PA, ठीक है, इस विलयन का जो आंशिक वाष्प दाब PA है, ये क्या है, प्रोपोर्शनल किसके होता है, XA मीन्स मोल प्रभाज A के, A वाले विलयन के, और PB जो होता है वो मोल प्रभाज B वाले के होता है। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया PA बराबर P नॉट A XA। अब देखिए फिर यहाँ पे मैंने लिखा PB बराबर P नॉट B XB। यहाँ पे देखिए जो नोड लग गया P नॉट का मतलब ये हो गया, P नॉट A का मतलब हुआ A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था अभी आपको एक चित्र के माध्यम से कि अगर सिंगल कोई पदार्थ होगा तो उसका जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, वो शुद्ध अवस्था में होगा। लेकिन अगर दो द्रव मिल गए तो क्या हो गया, अशुद्ध अवस्था हो गया। तो यहाँ पे जो P नॉट है वो क्या है, A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। मीन्स ये जो A विलयन है, अगर इसको अलग कर दिया जाए इस विलयन को, तो ये जो विलयन A है इसकी जो शुद्ध अवस्था है वो है P नॉट A, ठीक है। लेकिन अगर इसी अवस्था में देखिए दूसरा जो विलयन हमारा है, उस विलयन में देखिए जैसे ऐसे मान लो ये B है, तो यहाँ पे अगर शुद्ध अवस्था में केवल B है तो इसको मान लिया P नॉट B, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने क्या किया, यहाँ पे राइट कर दिया P नॉट A बराबर A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और P नॉट B बराबर B का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, P बराबर PA प्लस PB। मीन्स दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दो इसका जो वाष्प दाब कुल होगा टोटल वो क्या होगा, PA प्लस PB होगा। तो P बराबर PA प्लस PB। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या P बराबर लिख सकते हैं P नॉट A XA। मीन्स P नॉट A मीन्स A का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और X ये क्या हो गया, मोल प्रभाज, प्लस P नॉट B XB लिख सकते हैं। तो P नॉट B और इसका XB मीन्स दूसरे वाले विलयन का मोल प्रभाज। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P बराबर PA प्लस PB। इसको मैंने पिछले टॉपिक में भी बताया था आपको कि कुल वाष्प दाब बराबर P बराबर PA प्लस PB। अब यहाँ पे आपको एक भयानक प्रकार का ग्राफ दिख रहा होगा जो कि बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत ही भयानक है। तो इस ग्राफ को देख के आपको डरना नहीं है, बहुत इजी है। किसी भी चीज़ को देखने के बाद अगर आप डर जाते हैं तो आपके लिए वो कठिन हो जाएगा, लेकिन अगर उससे आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ देखने में तो बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, लेकिन इस ग्राफ को अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आप बहुत ही ईजिली तरीके से इस ग्राफ को समझ सकते हैं और किसी को समझा भी सकते हैं। तो इस ग्राफ को समझना है आपको, बहुत ही बेहतर तरीके से समझना। तो ग्राफ पे आप ध्यान देंगे कि किस तरीके से इस ग्राफ में इन चीज़ों को बताया गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक मान लीजिए एक्स अक्ष और एक मान लीजिए वाई अक्ष। ये देखिए मैंने ये लाइन खींचा है एक्स अक्ष वाई अक्ष। अब यहाँ पे देखिए इस वाले लाइन पे मैंने मान लिया वाष्प दाब, यहाँ पे देखिए लिख दिया P नॉट A। ये क्या है, वाष्प दाब है। और इधर देखिए इस पे मैंने लिख दिया, इस लाइन पे मोल प्रभाज, यहाँ पे क्या लिख दिया, मोल प्रभाज लिख दिया। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि मैंने यहाँ नीचे लिखा है XA बराबर 1 और XA बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए इसका मोल प्रभाज यहाँ पे 1 था, लेकिन जैसे जैसे ये आगे की तरफ गया तो क्या हो गया, XA बराबर 0 हो गया। तो यहाँ पे मोल प्रभाज क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मोल प्रभाज यहाँ घट रहा है। और दूसरे ऑप्शन में देखिए जो हमारा दूसरा है XB, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 है, लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहा है XB बराबर 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस कंडीशन में A के कंडीशन में घट रहा है और B के कंडीशन में बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से इस ग्राफ में अब देखेंगे कि ग्राफ से किस तरीके से इसको हम समझेंगे। तो ग्राफ में देखिए मैंने बनाया है, ये देखिए जो
हमारा मोल प्रभाज है, ठीक है। एक्स ए को पहले ले लीजिए, तो एक्स ए क्या हो रहा है, यहाँ से एक्स ए मान लीजिए मोल प्रभाज वाली लाइन हमारी है, तो यहाँ से एक्स ए क्या हो रहा है, धीरे 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 करके घटते 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 यहाँ जाके क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो जब ये मोल प्रभाज घटेगा तो वाष्प दाब भी घटेगा। तो यहाँ से देखिए वाष्प दाब वाली लाइन, ये देखिए क्या है, वाष्प दाब यहाँ से धीरे 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 करके धीरे 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 करके यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये हमारा लाइन क्या बन गया, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, क्योंकि देखिए यहाँ से एक्स ए ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये एक्स ए पी नॉट ए, अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पी ए वाली लाइन यहाँ पे है, ठीक है। पी ए जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था, पी ए ये आंशिक दाब वाली लाइन, तो पी ए बराबर यहाँ क्या हो गया, पी नॉट ए डॉट एक्स ए, मीन्स इस विलयन का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ठीक है, आंशिक दाब बराबर शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब इनटू क्या, मोल प्रभाज, ठीक है। तो ये आपका हो गया पहली लाइन। दूसरा देखिए, फिर मैंने क्या बताया, एक्स बी बराबर 0, और जैसे जैसे मोल प्रभाज इधर लाइन बढ़ रही है, वाष्प दाब बढ़ रहा, तो क्या हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये देखिए क्या हो गया, एक्स बी बराबर 1 हो गया। तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे, सॉरी ये मिट गया थोड़ा, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा ऐसे ऐसे इसका वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो देखिए ये ग्राफ में क्या हो रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है। तो ये हमारा हो गया पी बी पी नॉट बी, ठीक है। तो पी बी बराबर क्या होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या आपको बताया, अगर कोई पूछता है कि दोनों का योग क्या होगा, कुल वाष्प दाब क्या होगा दोनों का, तो दोनों का कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा, इन दोनों रेखाओं को यहाँ से यहाँ तक आपको मिला देना है और इन दोनों रेखाओं को आपस में जोड़ देना है। तो इन दोनों रेखाओं को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर एक PA है और दूसरी क्या है, PB है। तो P बराबर PA प्लस PB, जो कि मैंने यहाँ पहले बताया, कुल वाष्प दाब बराबर P बराबर PA प्लस PB लिख सकते हैं। या फिर इस PA को हम क्या लिख सकते हैं, इस PA को हम लिख सकते हैं P नॉट A एक्स A, और PB को लिख सकते हैं P नॉट B एक्स B, ठीक है। चाहे हम ऐसे लिखें और चाहे इसको ऐसे लिख लें, ऐसे भी लिख के देख सकते हैं आप। PA बराबर इसको हम लिख सकते हैं क्या, P नॉट A एक्स A, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, P नॉट V एक्स V। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ दोनों आपको राइट करके दिखाया है। तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थी ये। सो आप इसको आप राइट कर लीजिए और इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप नोट्स में राइट कर लीजिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे राउल्ट नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ की जो लिमिटेशन है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। राउल्ट नियम की जो सीमाएं हैं, ठीक है। तो राउल्ट नियम की जो सीमाएं हैं केवल अति तनु विलयनों पर कार्य करता है। मीन्स जो राउल्ट्स का लॉ है वो किस पे काम करता है, अति तनु विलयनों पे काम करता है। तो अति तनु विलयन, अब देखिए तानु विलयन और संद्र विलयन क्या होते हैं, इसको आपको मैंने पिछले वीडियोज में बताया है, पिछले टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था जब विलयन पढ़ा रहा था। तो आप यहाँ पे वहाँ से जाके देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता तनु विलयन क्या है, सांद्र विलयन क्या है, तो आप तनु विलयन यहाँ पे वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपको इतना समझना है कि केवल ये क्या होता है, अति तनु विलयनों पर कार्य करता है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, एनटीपी पर दोनों घटक अवाष्पशील होने चाहिए। मीन्स एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जो दोनों हमने घटक लिया है ए और बी, दोनों घटक क्या होने चाहिए, अवाष्पशील होने चाहिए। अगर वाष्पशील ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वायु में उड़ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, कुछ बचेगा ही नहीं। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल लेंगे तो क्या होगा, पेट्रोल बहुत तेज़ी के साथ वायु में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मीन्स उड़ जाएगा, या वहाँ से वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे पदार्थ लेने हैं जो अवाष्पशील हों, ठीक है, जो अवाष्पशील हों। अवाष्पशील पदार्थ लेंगे तो आपको
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। तो आपको राउल्ट्स नियम के अनुसार, राउल्ट्स का कहना है कि आपको जो पदार्थ लेना है वो क्या लेना है, अवाष्पशील लेना है। क्या लेना है, अवाष्पशील लेना है। तो जो घटक होगा वो क्या लेना है आपको, अवाष्पशील लेना है। तो विलेय विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। देखिए तीसरा जो लिमिटेशन इनका क्या है, विलेय विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए। विलेय अगर विलायक में मिल रहा है तो उसको आपस में संगुणित नहीं होना है और उसको क्या, वियोजित भी नहीं होना है। तो संगुणित भी नहीं होना और वियोजित भी नहीं होना। संगुणित का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए कि A प्लस B और ये मिलके क्या बना दिए, AB, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये और B, A और B मिलके क्या बना दिया, AB बना दिया। या मान लीजिए ये दो थे, लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई और पदार्थ लेते हैं, मान लीजिए A प्लस A, तो क्या बना दिया, A2। अब ये क्या हो गया, संगुणित हो गया। ऐसे ही मान लीजिए मैंने ले लिया A प्लस A क्या बना देगा, A3, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरीके से अगर कोई दूसरा विलयन लेते हैं और दोनों क्या नहीं होने चाहिए, वियोजित नहीं होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वियोजित शब्द जो लिखा हुआ है, वियोजित शब्द में जैसे मान लीजिए ये मैंने लिया, ठीक है, ये दोनों, अब इन दोनों में देखिए A प्लस B क्या बना दिए, AB बना दिए। तो AB तो बना दिए, ठीक है, लेकिन ये इस तरीके से A प्लस और प्लस B प्लस नहीं होने चाहिए। मीन्स ये वियोजित नहीं होना चाहिए। अगर ये वियोजित हो जा रहे हैं तो इस प्रकार में राउल्ट का नियम कार्य नहीं करेगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो विलेय और विलायक में घुलकर संगुणित या वियोजित नहीं होना चाहिए, ऐसे घटक को हमें रखना है इसके अंतर्गत, इसके एक्सपेरिमेंट में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मैं इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद देखते हैं आगे। सो यहाँ पे राउल्ट्स लॉ अब ख़त्म होता है। राउल्ट्स लॉ में जितनी चीज़ें थी उन चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपके सामने डिस्कस कर दिया है। उन चीज़ों को आपको मैंने प्रॉपर नोट करवा दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अभी इस समय जो है लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के अंतर्गत आप पढ़ रहे थे, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई भी गई। अभी आपका हो सकता है स्कूल भी ओपन हो कुछ आने वाले समय में, तो आप इन सारे नोट्स को जो लिखे हुए हैं उन चीज़ों को अगर रिवाइज करके जाएंगे तो आपको स्कूल में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। सो आपको अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। तो आदर्श और अनादर्श विलयन भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको पढ़ने के लिए आप रेडी रहिएगा। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा इसी के ऊपर होगा, आदर्श और अनादर्श विलयन क्या होते हैं। सो तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़िए अच्छे तरीके से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि गर्मी भी बहुत तेज़ है तो लेक्चर थोड़ा छोटा ही रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी, आप देख सकते हैं पसीना कितना तेज़ हो रहा है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, रूम एकदम हीट है। सो यहाँ पे आप लोग जो गर्मी का ये मौसम है, इस गर्मी के मौसम में पढ़ाई का आनंद लीजिए और अच्छे तरीके से अपने टॉपिक को तैयार कीजिए। सो तब तक के लिए जय हिंद, और आप लोग अच्छे से इसका नोट्स बना डालिएगा। थैंक यू।